हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे अंशों के समर्पण के द्वारा पुनर्निर्माण। कंपनी का आंतरिक पुनर्निर्माण के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि कंपनी जब घाटे में चल रही है तो कंपनी ऐसी स्थिति में पुनर्निर्माण के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं को अपना रही है। उसी के अंतर्गत एक तरीका है समर्पण के द्वारा पुनर्निर्माण। अंशों के समर्पण के द्वारा जब कंपनी के द्वारा पुनर्निर्माण किया जा रहा है, इस विधि के अंदर कंपनी के द्वारा क्या किया जाता है, अपने अंशों को कम मूल्य के अंशों में विभाजित कर दिया जाता है। जो अंश का मूल्य कंपनी का अभी है, उस अंश को कम मूल्य वाले अंशों में कंपनी के द्वारा विभाजित कर दिया जाता है और उसके बाद अंशधारी जो है अपने जो अंश हैं उनमें से कुछ अंश कंपनी को समर्पित कर देते हैं। पहले कम मूल्य के मिलेंगे अंश और उन कम मूल्य वाले अंशों में से कुछ अंश कंपनी के अंशधारियों के द्वारा समर्पण कर दिया जाता है, जिसे हम सरेंडरिंग शेयर्स कहते हैं। कंपनी के द्वारा इन समर्पित किए गए अंशों का प्रयोग अपने व्यापारिक दायित्वों एवं ऋण पत्रों आदि का पूर्ण अथवा आंशिक भुगतान करने में किया जाता है। ऐसे समर्पित अंश जिनका पुनः निर्गमन नहीं किया गया है और जिनका प्रयोग किसके अंतर्गत किया गया है, ऋण पत्रधारियों एवं लेनदार आदि के द्वारा अपने दावों में कमी करने के लिए किया गया है, कंपनी उस राशि को कैपिटल रीऑर्गेनाइजेशन या कैपिटल रिडक्शन स्कीम के अंतर्गत ट्रांसफ़र कर देती है और फिर उसका प्रयोग, उस खाते का प्रयोग कंपनी के द्वारा अपनी हानियों को अपलिखित करने में किया जाता है। तो इस प्रकार समर्पण के द्वारा कंपनी क्या करती है, अंश के मूल्य को कम करती है। अंश के मूल्यों कम करने के बाद अंशधारी के द्वारा कुछ अंशों का समर्पण किया जाता है और समर्पित किए गए अंशों से कंपनी अपने दायित्वों का भुगतान करती है और जो दायित्वों का भुगतान किया जा रहा है उस राशि को कैपिटल रिडक्शन के अंदर या रीऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इसके संबंध में कंपनी की पुस्तक में जो जर्नल एंट्रीज तैयार की जाती हैं, वो जर्नल एंट्रीज की क्या है, पहले जब कंपनी के द्वारा अंशों की समर्पण किया जाएगा तो हम करेंगे शेयर कैपिटल, क्योंकि अभी शेयर कैपिटल खाता जो है हमारा क्रेडिट हो रखा है, हम उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे और किस में कर देंगे, हम सरेंडिंग शेयर्स के खाते में उसको क्रेडिट कर दिया जाएगा। फिर उस सरेंडिंग शेयर्स का हम पुनः निर्गमन कर रहे हैं, जिस भी रूप में निर्गमित कर रहे हैं हम, तो सरेंडिंग शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। इसके पश्चात यदि कंपनी के कुछ शेयर जो है वो पुनः निर्गमित नहीं हो रहे हैं, नए दायित्वों के भुगतान करने में काम में लिए जा रहे हैं, उनको हम क्या करेंगे, कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफ़र करेंगे। तो एंट्री बनाएंगे हम शेयर सरेंडिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। स्टूडेंट, हमें इसके अंदर ये ध्यान में रखना है कि जब अंशों को लेनदारों एवं ऋण पत्रधारियों को उनके त्याग के बदले में निर्गमित किया जाता है तो हम उसकी कोई प्रविष्टि नहीं करेंगे, केवल नरेशन के अंदर ही हम इसका उल्लेख करेंगे। तो इसके संबंध में मैंने जो है थ्योरी के अंदर एक PDF आपको डाला है, उसको अच्छी तरह से आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। अब उससे संबंधित हम एक प्रश्न यहाँ पर ले रहे हैं। प्रश्न जो है वो इस प्रकार से है, 31 मार्च 2019 को हमें जो है एक कंपनी अल्पायर्स लिमिटेड की बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट इस प्रकार से दी गई है, शेयर होल्डर फंड में शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल हमें ऑथराइज एंड इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल फुल्ली पेड अप दे रखी है, जिसमें 8000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच फुल्ली पेड अप 8 लाख के दिए गए हैं। फिर रिजर्व एंड सरप्लस में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें दे रखा है, ये 10,70,000 का हमें ये दिया गया है। इसके पश्चात हमें नॉन करंट लाइबिलिटीज़ दे रखी है। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के अंतर्गत लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में हमें सिक्योर्ड लोन में 6% डिबेंचर दिए गए हैं 14 लाख के। करंट लाइबिलिटीज़ दे रखी है, जिसमें हमारे पास में ट्रेड पेबल्स में सन्ड्री क्रेडिटर्स दिए गए हैं 4,50,000 के। अदर करंट लाइबिलिटीज़ दी गई हैं हमारे को 70,000 की और एक्रूड अदर करंट लाइबिलिटीज़ में एक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर दिए गए 70,000 के और इनकम टैक्स जो है हमें ड्यू दे रखा है 10,000 का। इस तरह से 16,60,000 का ये हमारा बैलेंस शीट का टोटल है। फिर हमें एसेट साइज दे रखा, देखिएगा एसेट्स में जो हमारी नॉन करंट एसेट्स है उसमें दे रखी है हमें फिक्स एसेट दे रखी है 14,30,000 की। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हमें दिए गए हैं 17,000 के। फिर करंट एसेट्स दे रखी है, जिसमें इन्वेंट्रीज स्टॉक इन ट्रेड दे रखा है 80,000 का। देन ट्रेड रिसीवल्स दे रखे हैं, जिसमें सन्ड्री डेटर्स दिया गया है 30,000 का। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमें दे रखा है, जिसमें कैश एंड बैंक हमारे पास में दे रखा है 1,00,000
3,000 का। इस तरह से 16,60,000 की हमें बैलेंस शीट का टोटल। अब पुनः निर्माण के लिए जो योजना अपनाई जा रही है, उस योजना के अंतर्गत जो निर्णय लिए गए हैं वो क्या है? पहला, प्रत्येक इक्विटी अंश 5 रुपये वाले 20 पूर्ण प्रदत्त अंशों में विभाजित कर दिया जाएगा। इक्विटी अंश जो अभी 100 रुपये का हमें बैलेंस शीट में दे रखा है, उसको हमें किस में बदलना है? 5 रुपये में बदलना है। और अंशों की संख्या 1 के बदले में कितनी हो जाएगी? 20 इक्विटी अंश हो जाएंगे। प्रत्येक अंशधारी अपने द्वारा धारित अंशों का 95% भाग समर्पित कर देगा, जिसको ऋण पत्रधारियों एवं लेनदारों को आवश्यकता अनुसार निर्गमित किया जाएगा एवं शेष अंशों को रद्द कर दिया जाएगा। तो जो अंशधारियों के द्वारा समर्पण किया जा रहा है, उस समर्पित किए गए अंशों का हम किसके अंदर काम में ले रहे हैं? ऋण पत्रधारियों का भुगतान करने के लिए हम काम में ले रहे हैं। और किस रूप में कर रहे हैं इसका? समर्पण किए गए जो अंश हैं उसको हमें 5 रुपये वाले 46,000 अंशों को 5 रुपये वाले पूर्ण प्रदत्त अवशिष्ट भागी पूर्वाधिकार अंशों में बदला जाएगा। इसके पश्चात ऋण पत्रधारियों का कुल दावा 2,30,000 रुपये तक कम कर दिया जाएगा। ऐसे दावों का निपटारा 5 रुपये वाले पूर्ण प्रदत्त 46,000 अवशिष्ट भागी पूर्वाधिकार अंशों द्वारा किया जाएगा। देखिएगा, थर्ड पॉइंट जो हमें दे रखा है उसमें कह रहा है कि समर्पण किए गए अंशों को पहले हम 46,000 अंश पूर्वाधिकार अंशों में बदल रहे हैं। और ये पूर्वाधिकार अंश हम किसके अंदर काम में ले रहे हैं? हम जो है ऋण पत्रधारियों का जो दावा है, हमारा जो ऋण पत्रधारियों का टोटल हमारा 14 लाख का उनका डिबेंचर्स का और जो है 70,000 का हमारा उनका इंटरेस्ट है, उन सब के बदले में हमने उनका दावा केवल 2,30,000 तक का करा, जिसके बदले में हम 2,30,000 के बदले में उनको ये प्रेफरेंस शेयर्स दे देंगे। आयकर के दायित्व का पूर्ण भुगतान नगद में कर देंगे। असुरक्षित लेनदारों के दावों को 80% से कम करना है। जो असुरक्षित लेनदार हमें दे रखे हैं बैलेंस शीट के अंदर, वो हमारे 4,50,000 के हैं। हमें उसको क्या करना है? केवल उनका दावा 20% ही हम मान रहे हैं और 20% के लिए समर्पण किए गए अंशों को 5 रुपये वाले पूर्ण प्रदत्त इक्विटी अंशों के निर्गमन के द्वारा किया जाएगा। जो सरेंडिंग शेयर्स हैं उसको इक्विटी शेयर्स में बदलकर, और वो जो है हम असुरक्षित लेनदारों को पेमेंट में काम में लेंगे। स्थायी संपत्तियों का मूल्य 2,30,000 तक कम करना है। समर्पण किए गए ऐसे अंशों को जो निर्गमित नहीं किए गए उन्हें रद्द कर दिया जाएगा। आवश्यक जर्नल प्रविष्टियाँ देनी है और पुनः निर्माण के पश्चात का हमें चिट्ठा बनाना है। इस प्रकार से स्टूडेंट्स देखिएगा, हमें जो है इसके अंतर्गत जो जर्नल एंट्रीज और बैलेंस शीट हमें जो बनानी है वो क्या करना है? पहले हमें कंपनी का जो समर्पण किया जा रहा है अंशों का, उस अंशों के समर्पण का हम जो है यहाँ पर जर्नल एंट्रीज बनाएंगे। उनका पेमेंट, उसको पेमेंट में काम में ले रहे हैं उससे संबंधित एंट्री बनाएंगे। कैपिटल रिडक्शन से हम हानियों को अप्लिकेट करेंगे। तो देखिएगा स्टूडेंट, जो जर्नल एंट्रीज है वो किस प्रकार से बनाई जाएगी। सबसे पहला पॉइंट हमें दे रखा है कि ऋण पत्रधारक हमने अंशों का मूल्य जो है वो क्या कर दिया है? कम करना है। और उसको किसके अंदर बदलना है? अपने को 5 रुपये में बदलना है। तो जो फर्स्ट एंट्री अप्रैल 2019 को हम करेंगे, 100 रुपीज़ इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 5 रुपीज़ इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट हमारा रहेगा 8 लाख रुपये। पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हम, यहाँ पर अभी 8 लाख रुपये जो है हमारा रह जाएगा। इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच फुल्ली पेड अप एंड कन्वर्टेड इनटू द इक्विटी शेयर ऑफ ₹5 ईच फुल्ली पेड अप। उसके बाद में क्या हो रहा है? इनका जो है 95% जो है ये जो है शेयर वो क्या किए जा रहे हैं? अंशधारियों के द्वारा सरेंडर किए जा रहे हैं। तब हम क्या करेंगे? 5 रुपीज़ इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सरेंडरिंग शेयर्स अकाउंट। जो हमारा 8 लाख है, उस 8 लाख का 95% शेयर होल्डर्स क्या कर रहे हैं? सरेंडर्स कर रहे हैं। तो 95% और इक्विटी शेयर होल्डर सरेंडरिंग, तो 8 लाख का 95% हम निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा 7,60,000, 7,60,000 जो ये अमाउंट हमारा आ जाएगा। इसके पश्चात जो हमें थर्ड पॉइंट दिया गया है, थर्ड पॉइंट क्या कहना है हमारे को? कि जो समर्पण किए गए अंश हैं उसको किस में बदलना है? अपने को 8% वाले प्रेफरेंस शेयर्स में बदलना है। और थर्ड के साथ में हम कंबाइन करेंगे फोर्थ पॉइंट को। और जो ये प्रेफरेंस शेयर्स है इसका
हमें किसके लिए काम में लेना है? ऋण पत्रधारियों का जो दावा है वो 2,30,000 ही मानेंगे हम, और ये जो प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं वो हम किसको दे देंगे? ऋण पत्रधारियों को उनके दावों के अगेंस्ट में, उनके क्लेम के अगेंस्ट में हम पेमेंट दे देंगे। तो स्टूडेंट्स, जो थ्योरी मैंने बताई है उसके अंदर मैंने आपको समझाया है कि जब हम लेनदार व ऋण पत्रधारियों को उनके त्याग के बदले में अंश या ऋण पत्र निर्गमित करेंगे तो उसके लिए हम कोई एंट्री नहीं बनाएंगे। तो ये जो दो हमारा थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट है उसके संबंध में हम एक ही एंट्री बनाएंगे। क्या एंट्री बनेगी? सरेंडरिंग शेयर। जो सरेंडरिंग शेयर्स किस में बदल रहे हैं अपन इनको? 8% जो है वो हम प्रेफरेंस शेयर्स में बदल रहे हैं। तो 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने अंश हैं ये प्रेफरेंस शेयर? 46,000 है, और अमाउंट कितना है उसका? 5 रुपये। 46,000 को 5 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट कितना आ जाएगा हमारा? 2,30,000। और चूंकि ये 2,30,000 को हम किसके अंदर काम में ले रहे हैं? इनको हम जो है इसको काम में ले रहे हैं अपने ऋण पत्रधारियों का जो दावा है वो भी हमने 2,30,000 रुपये कर दिया है, और इसके लिए हम इसको पेमेंट में ये काम में ले रहे हैं, जिसके लिए हम अलग से कोई एंट्री नहीं बनाएंगे। हम क्या करेंगे? इसको नरेशन के अंदर लिख देंगे, सरेंडरिंग शेयर्स कन्वर्ट इनटू 8% प्रेफरेंस शेयर्स of ₹5 is fully paid up and issued to डिबेंचर होल्डर्स। तो जो हमने डिबेंचर होल्डर्स को जब इसको दिया है तो उसके लिए हम अलग से कोई एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, आयकर का भुगतान नगद में करना। इनकम टैक्स हमारा 10,000 का है। इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट ये एंट्री कर दी जाएगी। इसके पश्चात नेक्स्ट पॉइंट हमें दे रखा है कि जो हमारे असुरक्षित लेनदार हैं उनका दावा हम 80% कम करें। मतलब उनका दावा कितना मान रहे हैं? कि 20% ही हम मान रहे हैं, और इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? जो हमारे सरेंडिंग शेयर्स हैं उसको हम इक्विटी शेयर के अंदर जो है वो निर्गमित करेंगे। तो हम एंट्री क्या बनाएंगे? सरेंडिंग शेयर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट कैसे निकालेंगे? देखिएगा स्टूडेंट्स, के लिए हम इसके लिए अमाउंट निकालेंगे जो हमारे क्रेडिटर्स हैं उसका 20% निकालेंगे, कि हम उसी को दावा मान रहे हैं यहाँ पे। तो इक्विटी शेयर जो हमारे क्रेडिटर्स है 4,50,000, 4,50,000 का 20% हम निकालते हैं तो 90,000 आ जाएगा। हम क्रेडिटर्स को जो है वो 90,000 के शेयर कैपिटल जो है उनको दे देंगे। और नरेशन में क्या लिखेंगे? सरेंडिंग शेयर्स इशूड टू सन्ड्री क्रेडिटर्स टू द एक्सटेंट ऑफ ₹90,000 फॉर देयर क्लेम अप टू 20% जो है उनके क्लेम के लिए हम इसको पेमेंट कर देंगे। स्टूडेंट, इस प्रकार से जो है हमने सरेंडिंग शेयर्स को ऋण पत्रधारियों और क्रेडिटर्स को भुगतान करने में काम में लिया, उनके दायित्वों का पेमेंट करने में काम में लिया। लेकिन इस कार्य के लिए हमने सरेंडिंग शेयर्स को प्रेफरेंस शेयर्स में बदला है, सरेंडिंग शेयर्स को हमने इक्विटी शेयर में बदल कर और उसके लिए ये कर दिया है। तो हम जो है इस तरह से इसका लेखा करेंगे। अब जो हमारे दावे कम किए जा रहे हैं ऋण पत्रधारियों और इनका जो भी है उसको हमें किस में करना है? कैपिटल रिडक्शन में हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो हम एंट्री क्या बनाएंगे? अब देखिएगा, सरेंडिंग शेयर्स अकाउंट डेबिट। हमारे पास सरेंडिंग शेयर्स टोटल जो है अमाउंट देखिएगा स्टूडेंट, टोटल 7,60,000 का हमारे पास में सरेंडिंग शेयर्स थे। 7,60,000 के सरेंडिंग शेयर्स हमने कन्वर्ट कर दिया है। 2,30,000 को हमने प्रेफरेंस शेयर्स में बदला है और 90,000 को जो है हमने इक्विटी शेयर में बदला है। टोटल जो है इन दोनों का हम टोटल लगा लेते हैं तो टोटल हमारा 3,20,000 जो है वो हमने सरेंडिंग शेयर्स कन्वर्ट कर दिया। 7,60,000 में से 3,20,000 सरेंडिंग शेयर्स तो हमने दावों को जो भुगतान कर रहे हैं उसके अंदर हमने काम में ले लिया प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर। जो शेष बैलेंस हमारा सरेंडिंग शेयर्स का बच रहा है वो 4,40,000 का बच रहा है। इस 4,40,000 के सरेंडिंग शेयर्स को बैलेंस को हम किस में ट्रांसफ़र करेंगे? कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफ़र करेंगे। तो एंट्री बन रही है, सरेंडिंग शेयर्स अकाउंट डेबिट 4,40,000 का, डिबेंचर जो कि हमारा पूरा हमने उसके लिए भुगतान कर दिया है जिसका दावा करके, तो 14 लाख का अमाउंट था, तो डिबेंचर अकाउंट हो जाएगा हमारा डेबिट 14 लाख से। एक्यूट इंटरेस्ट भी चूँकि हमने पूर्ण दावे के लिए, पूर्ण जो ऋण पत्रधारियों का समस्त दावा है उसके बदले में करा है, तो एक्यूट इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हो जाएगा हमारा 70,000 का। सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारा है 4,50,000 का, वो भी हमारा समाप्त हो जाएगा, उसका भी दावा हमने कर दिया है पूर्ण, तो ये हो जाएगा हमारा। और इस तरह से कैपिटल रिडक्शन का खाता क्रेडिट कर दिया जाएगा जो कि अमाउंट हो जाएगा हमारा 23,60,000 से कैपिटल रिडक्शन का खाता क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स क्या किया है, जो हमारे सरेंडिंग शेयर्स जो कि हमने क्या किया है
अपने भुगतान के अंदर जिनको दायित्वों का भुगतान करने में जिनको काम में नहीं लिया है, जो बचा हुआ बैलेंस है उसे हम कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफ़र कर देंगे। जो हमारे डिबेंचर्स और हमारे क्रेडिटर्स हैं, जिनके दावों को हमने सरेंडिंग शेयर्स के कन्वर्ट शेयर्स में बदलने के बाद भुगतान कर दिया है, उनके खाते को जो है पूर्ण राशि को हम इसके अंदर कैपिटल रिडक्शन के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। अब हमारे पास 23,60,000 का कैपिटल रिडक्शन आ गया है। इस कैपिटल रिडक्शन से हमें क्या करना, हानियों को राइट ऑफ करना है। तो हम क्या करेंगे, एंट्री कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो बैलेंस शीट में अपने को दे रखा है 10,70,000 का, उसको राइट ऑफ कर दिया जाएगा यहाँ पे। टू फिक्स एसेट, जिसके लिए हमें सूचना में कहा गया है कि स्थायी संपत्तियाँ हमें केवल 2,30,000 पे ही आगे दिखानी है बैलेंस शीट के अंदर, तो 14,30,000 में से 2,30,000 को कम कर देंगे तो बचेगा 12 लाख। 12 लाख को हम राइट ऑफ करेंगे यहाँ पे। और कोई चीज़ हमें सूचना नहीं दे रखी, तो बचा हुआ बैलेंस हमें क्या करना है, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देना है। 90,000 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो नेगेटिव बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड फिक्स एसेट्स रिटर्न ऑफ एंड बैलेंस ऑफ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इस प्रकार से हम कैपिटल रिडक्शन की इस स्कीम को जो है वो काम में लेंगे। स्टूडेंट, इसके पश्चात जो है अब हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट के अंदर देखिएगा क्या करना है अपने को, किस तरह से बनाएंगे अपन। जो आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन की बैलेंस शीट है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ के अंदर शेयर होल्डर्स फंड में हमारे अंशों की संख्या जो है, वो अंशों की संख्या हम अब हमारी जो है वो कैपिटल हमारी जो है 8 लाख ही रहेगी। 8 लाख की कैपिटल के अंदर हमने अंश का मूल्य कितना कर दिया है, 5 रुपये अंश का मूल्य कर दिया है। तो 5 रुपये से हम 8 लाख को डिवाइड करेंगे तो अंशों की संख्या कितनी आ जाएगी हमारी, 1,60,000। हम ऑथराइज कैपिटल में क्या दिखाएंगे, 1,60,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹5 ईच, 8 लाख के। इशूड एंड सब्सक्राइब के अंदर हमने 2 प्रकार के शेयर्स इशू करें। एक तो हमने डिबेंचर्स को पेमेंट करने के लिए प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्ट करा था, सरेंडिंग शेयर्स को, जिनकी संख्या थी 46,000, 8% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹5 ईच, फुल्ली पेड अप 2,30,000 के। हमने इक्विटी शेयर्स जो है वो देखिएगा हमारे पास में, इसको निकालनी है अपने को। हमारे पास इक्विटी शेयर जो पहले सरेंडिंग शेयर्स थे 8 लाख के हमने करे थे, जिसमें से 7,60,000 तो हमने सरेंडर कर दिए थे और 40,000 जो है हमारे वो बचे हुए थे। 40,000 तो हमारे पास में वो हो गए शेयर, और 90,000 हमने सरेंडिंग शेयर्स को क्रेडिटर्स को पेमेंट करने में कन्वर्ट किया है, वो काम में लिया। तो 40,000 प्लस 90,000 टोटल कर लिया जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1,30,000। तो 1,30,000 की इक्विटी शेयर जिसके अंदर हम 5 रुपये का भाग दे देंगे तो संख्या निकल जाएगी हमारी 26,000 इक्विटी शेयर। दोबारा समझिएगा, हमने जब अंशों का विभाजन करा था, हमने विभाजन जब अंशों का करा था तो उस स्थिति के अंदर हमने क्या करा था, इसके अंदर 7,60,000 के सरेंडिंग शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया था। बाकी 40,000 हमारा 5 रुपये की शेयर कैपिटल के अंदर रखा था, तो 40,000 का अमाउंट वो हो गया। हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट करा, सरेंडिंग शेयर्स को हमने इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करके पेमेंट करा, 90,000 का वो पेमेंट करा, तो 90,000 वो हो गया। 40,000 प्लस 90,000 टोटल हो जाता है ये हमारा 1,30,000। अंश का मूल्य चूँकि 5 रुपये, तो 5 रुपये से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो संख्या आ जाएगी हमारी 26,000, जो अंशों की संख्या आ जाएगी। इसके पश्चात हम दिखाएंगे कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व जो है वो हमारे पास में आया है, इसके अंदर वो 90,000 अभी ऊपर हमने एंट्री देखिएगा, 90,000 से हमारा ये आ जाएगा। एसेट साइड के अंदर जो हमारी फिक्स एसेट्स है उसका मूल्य हमें 2,30,000 रुपये ही रखना है, तो फिक्स एसेट 2,30,000। नॉन करंट जो है हमारा इन्वेस्टमेंट, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, हम एज इट इज़ रखा है हमने। फिर करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज के अंदर हमारा कोई परिवर्तन नहीं है, 80,000 एज इट इज़ आ जाएगा हमारा। ट्रेड रिसीवेबल्स में डेटर्स हमारे 30,000 के हैं, उनको दिखा दिया जाएगा। कैश और इसका जो है बैलेंस हमें निकालना है। बैलेंस शीट के अंदर अभी हमें 1,03,000 का बैलेंस दे रखा है। 10,000 हमने कैश जो है काम में ले लिया है यहाँ पे इनकम टैक्स का पेमेंट करने के लिए। ऊपर देखिएगा एंट्री के अंदर हमने 10,000 का पेमेंट करने में ये काम में ले लिया है, तो 10,000 हमारा ये पेमेंट में काम में आ गया। बचा हुआ बैलेंस जो है वो 93,000 हम बैलेंस शीट के अंदर दिखा देंगे। तो इस प्रकार से जो है हमारी बैलेंस शीट का टोटल आ जाएगा 4,50,000। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा है कि जो समर्पण विधि के अंतर्गत है, उस समर्पण विधि के अंतर्गत हमने ऋण पत्र धारक को जो राशि दी है उसको पूंजी खाते में हमने ट्रांसफ़र कर दिया है।
जो जिसके 2,30,000 का हमने प्रेफरेंस शेयर दे दिया है। जो हमारे लेनदार हैं उनको भी समस्त देय राशि जो कि 4,50,000 है उसको पूंजी खाते में ट्रांसफ़र कर दिया है, और उसका पेमेंट हमने उनको 90,000 के अंशों के समर्पण से को इक्विटी शेयर के बदल के कर दिया है। तो समर्पण विधि के अंतर्गत जो अभी तक हम तरीका देख रहे थे उससे बिल्कुल डिफरेंट तरीका है इसके अंदर जनरल एंट्रीज करने का। हम समर्पण विधि के अंतर्गत जो शेयर्स हैं उनको पहले विभाजित करते हैं, विभाजित करके उनके बाद समर्पित करते हैं, समर्पित करने के बाद उनमें से कुछ अंशों का ऋण पत्रधारियों और लेनदारों का भुगतान करने में काम में लिया जाता है, और इसको जब काम में लिया जाता है तो उसको सरेंडिंग शेयर्स को कन्वर्ट किया जाता है, जो इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्ट किया जाता है, जो है दायित्वों को हम पेमेंट करने में काम में ले लेते हैं, और बचे हुए को हम जो है वो कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफ़र कर देंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।